ओर से तय नहीं किया है। 2 घंटे की इस मुलाकात में कुछ ऐसी बातें तो जरूर हुई होंगी जिसने अखिलेश यादव को शायर बना दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट की, साथ ही 2 लाइनों के एक शेर के जरिए मजमून बताने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। आखिर अखिलेश यादव ने ये शायरी क्यों रखी। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों का एक दौर ऐसा भी था जब कहा जाता था कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। लेकिन आज की इस तस्वीर को देखकर तो यही लगता है कि समाजवादी पार्टी में जिसका जलवा कायम है उसका नाम आजम है। आजम खान और अखिलेश यादव की जितनी आत्मीयता दिख रही है, दोनों तरफ से मन में उतनी ही खटास भी है। याद कीजिए, जब आजम खान जेल से बाहर आए तो समाजवादी पार्टी का कोई भी सीनियर लीडर उनसे मिलने नहीं पहुंचा। इस बाबत जब आजम से पूछा गया तो उनके जवाब में टीस भरी थी। दामन पर कई दाग समेटे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से मिलने में पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अच्छा खासा वक्त भी लिया। पार्टी के लिए नफा नुकसान का हिसाब लगाने के बाद ही शायद उन्होंने आजम खान से उनके घर पर रामपुर जाकर मुलाकात का ऐलान किया और फिर बुधवार को मिलने पहुंचे। लेकिन इस मुलाकात के पीछे भी कई शर्तें रहीं। आजम खान ने साफ कर दिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव से ही मिलेंगे और सिर्फ वही मिलेंगे। उनके परिवार का कोई भी सदस्य अखिलेश से मुलाकात नहीं करेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोनों की मुलाकात बिल्कुल नितांत और अकेली रही। बंद कमरे में सिर्फ आजम और अखिलेश, इसके सिवाय कोई नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मोहम्मद आजम खान के घर पहुंचे। 2 घंटे से ज़्यादा वक्त ये मुलाकात चली और सीधे तौर पर कहा जाए तो एक बड़ा संदेश पार्टी लाइन को दिया गया कि मोहम्मद आजम खान की ताकत कम नहीं बल्कि और बढ़ गई है। ये वही मोहम्मद आजम खान है जिनकी कही हुई बात पार्टी में आदेश मानी जाती थी और फिर से वही असर आगे भी देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव ये भी कहते हुए नहीं चूके कि वो दरख्त हैं जिनके साए के नीचे हम बड़े हो रहे हैं। ये सारी बातें उन्होंने खुद मोहम्मद आजम खान के बगल में खड़े होकर कही और फिर हाथ में हाथ लेकर मोहम्मद आजम खान उन्हें छोड़ने भी गए। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा संदेश पार्टी लाइन को दिया है और नाराजगी की जहां तक बात है उसको लेकर भी उन्होंने साफ संदेश दिया कि कोई नाराजगी नहीं है। वो हमेशा से एक दरख्त की तरह रहे हैं और पार्टी में उनकी वही जगह है जो पहले थी। अब दोनों के बीच क्या बातचीत हुई होगी, फिलहाल ये अटकलों में ही है। लेकिन इतना तो तय है कि पार्टी और खुद अखिलेश से खफा खफा दिख रहे आजम को मनाने का शायद इससे अच्छा उपाय अखिलेश के लिए भी नहीं रहा होगा कि वो खुद उनसे उनके दस्तरख्वान पर जाकर मिले। अखिलेश जब रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे तो आजम खान ने भी गले लगाकर उनका इस्तकबाल किया। सवाल है कि आखिर अखिलेश को आजम से मिलने की जरूरत ही क्यों अन पड़ी। जरूरत ऐसी कि उन्होंने आजम को मिलने के लिए बुलाने की जगह खुद उनसे मिलने के लिए रामपुर जाने का फैसला किया। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो बात आसानी से समझी जा सकती है। आजम खान कभी समाजवादी पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा रहे हैं। 23 महीने बाद आजम खान की जेल से रिहाई हुई। रिहाई के बाद से ही आजम खान अपने भावुक बयानों से माहौल बनाने लगे। रणनीतिक तौर पर अखिलेश के लिए ये दुविधा की घड़ी थी, क्योंकि पार्टी के दूसरे मुस्लिम नेताओं को आजम के करीब आने से पार्टी में उनकी उपयोगिता और कीमत कम होने का डर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी सामने है और 2027 का विधानसभा चुनाव भी। अखिलेश चुनाव की तैयारियों में काफी पहले से उतर चुके हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के नारे के साथ। लेकिन सिर्फ पीडीए की बदौलत यूपी की बीजेपी सरकार से पार पाना समाजवादी पार्टी के बूते की बात नहीं है, ये अखिलेश जानते हैं। इसलिए बीजेपी के हिंदुत्व की काट के लिए वो अगड़ों को भी साध रहे हैं और पीडीए नारे के शब्दों को अलग अलग कर अपने मतलब की व्याख्या भी कर रहे हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। अभी भी मुस्लिम समुदाय पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है, इसलिए अपनी अहमियत दिखाने जताने के लिए जेल से रिहा होते ही उन्होंने खुद को लाचार की तरह पेश किया। रामपुर के साथ ही कई जिलों में उनकी अच्छी पकड़ है। खासतौर पर मुस्लिम समाज पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। जेल में रहने के दौरान पार्टी नेतृत्व की ओर से साथ न मिलने के सवाल उठते रहे थे। जेल से बाहर आने के बाद आजम ने पार्टी नेतृत्व को लेकर सीधा हमला तो नहीं किया, लेकिन अपने बयानों से एहसास जरूर कराने की कोशिश की कि वो पार्टी में फिर से वही रुतबा और तवज्जो चाहते हैं। अखिलेश यादव को यही डर है
कि अगर आजम पार्टी में पुराने रुतबे में लौटे तो बाकी मुस्लिम चेहरे और दूसरे नेता असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आजम की तीखी बयानबाजी भी और पुराना रवैया भी अखिलेश को पता है। अखिलेश नहीं चाहते कि बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को असफल करने के लिए मुस्लिमों के प्रति संवेदनशीलता और बहुसंख्यकों को साधने की उनकी रणनीति पर असर पड़े, क्योंकि आजम की तीखी बयानबाजी बीजेपी को ध्रुवीकरण का मौका दे सकती है। हालांकि इस मुलाकात के बाद भी फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि आजम खान हाथी पर सवारी करेंगे या फिर से वही पुरानी साइकिल पर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश के सवाल क्या है? आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो चुनावों को प्रभावित करते हैं और करते दिखाई देते रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से वो राजनीति से दूर रहे, बहुत सारे सवाल उठ खड़े। क्या आजम खान का समाजवादी विचार पार्टी में फिर से स्वागत होगा? क्या अखिलेश की मुलाकात से आजम के गिले शिकवे दूर हो गए? सवाल। क्या आजम खान का समाजवादी पार्टी में फिर से वही रुतबा होगा? आजम खान को अखिलेश ने तीसरा जो सवाल है, पार्टी का दरख्त कहा है, इसके क्या मायने हैं? आजम से मिलना अखिलेश की मुस्लिम वोटरों को बनाए रखने की मजबूरी थी क्या? अगर हां, तो फिर अखिलेश ने आजम से मुलाकात में इतनी देर क्यों की? ये कई सवाल हैं जो सवाल उठते हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब होते किसके पास हैं? होते उनके पास हैं जो कि इन पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए होते हैं। हम कयास लगा सकते हैं, राजनीतिक लोग उस पर मुहर लगाते हैं और उसको स्पष्टता देते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा मेरे साथ, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात हो, बड़ा चेहरा, प्रभावी चेहरा, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मेरे साथ बहुत जल्दी जुड़ रहे हैं। और अश्विनी मिश्रा मेरे साथ, नेता कांग्रेस, इस वक्त जुड़ रहे हैं। 3 लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और तीनों से ही हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझेंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा दिख रहे हैं उस वक्त स्क्रीन पर, प्रवक्ता बीजेपी, और अश्विनी भाई भी दिख रहे हैं, कांग्रेस के नेता, उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले। जैसे ही प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जुड़ते हैं, हम उनके पास भी उनका भी रुख करेंगे। लेकिन डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, सबसे पहला आप ही से सवाल मेरा, अगर आजम खान दरख्त हैं समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति का, तो इतना वक्त क्यों लग गया अखिलेश जी को उनसे मिलने में? दूसरा, केवल अखिलेश जी से ही मिला जाएगा या केवल एक से ही मिला जाएगा, ये शर्त आजम खान ने क्यों रखी? डॉक्टर कौशल कांत, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान का जो कद है, वो उनके दूर रहें या पास रहें, वो दिखता है। उनके आने के बाद क्या कुछ बड़ा परिवर्तन इन्हीं सवालों के साथ? देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति में आगे चल रही है। समाजवादी की आत्मा बसती है 2 में, एम एंड वाई, और इस एम वाई फैक्टर को आप एम वाई कहते ही आए हैं। मीडिया ने ही ये नाम दिया है कि एम वाई फैक्टर इनकी आत्मा है। और समाजवादी पार्टी के लिए ये मजबूरी है कि आजम खां अगर जेल से छूटे हैं तो प्रदेश के मुसलमानों को ये मैसेज देना ज़रूरी है कि अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ हैं। और आजम खां को पूरा प्रदेश जानता है, वो मुस्लिम के अगर उत्तर प्रदेश में देखें, कुछ नेताओं में एक बड़े नेता हैं, मुलायम सिंह जी के दोस्त हुआ करते थे, तो अखिलेश उनके भतीजे के समान है। तो मुझे लगता है कि केवल अखिलेश यादव मछली पकड़ने गए थे और वो मछली पकड़ने में एक्सपर्ट हैं, और उनके हाथ में मछली लगी नहीं लगी ये तो अखिलेश यादव के उस ट्वीट से ही पता चल रहा है जिसको आपने मेंशन किया। क्योंकि आजम खां कोई छोटी मोटी मछली तो है नहीं, वो अपने आप में एक व्हेल है। तो अभी अखिलेश यादव ही इस बात का जवाब दे सकते हैं कि उन्हें 2 घंटे क्यों लगे। और दूसरा, बड़ा क्लियर आजम खान ने मैसेज दिया था, अखिलेश जी चाहते थे शायद, जो मीडिया से खबर आ रही है, कि लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके साथ जाए, तो आजम खान जी ने मना कर दिया था। दूसरी चीज, आजम खान दूसरी बस का भी इंतजार कर रहे हैं। साइकिल को छोड़ करके वो हाथी की सवारी की बात अभी आपने ही की, तो उनके मन में क्या है ये तो आजम खान ही बता सकते हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और हमारी राय बिल्कुल क्लियर है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। न हम पीडीए की पॉलिटिक्स करते हैं, न हम एम वाई फैक्टर की पॉलिटिक्स करते हैं।
हम देश की राजनीति करते हैं, राष्ट्र की राजनीति करते हैं, राष्ट्र सर्वप्रथम की राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश को पूरे भारत का ग्रोथ इंजन बनाने की राजनीति के लिए योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश चल रहा है, हम उसकी बात करते हैं। हम उसकी क्या बात करें, इनका एक वीडियो ही अभी इंटरव्यू चल रहा था किसी मीडिया पे, उन्होंने खुद कहा कि सजा की बात कुछ हो रही तो उन्होंने कहा चोर को डाकू की सजा दे दी गई। अगर वो खुद मान रहे हैं वो चोर हैं तो मैं इसमें क्या बोलूं कि आजम खान जी क्या हैं। चलिए चलिए, ये आपकी प्रतिक्रिया थी। मैं आगे भी आपसे सवाल लूँगा कौशल भाई। जैसे आपने बिना रुके अपनी बात रखी, हमारे दोनों और मेहमान भी हैं, वो भी बिना रुके अपनी बात रखेंगे, मैं उनको भी नहीं टोकूंगा और आप भी उनको सुनिएगा। अगर कहीं तलखी हो थोड़ा इंतजार कीजिएगा, जब मौका आएगा तो जवाब जरूर दीजिएगा। इसके बाद प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव से मैं बात कर लेता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ अक्सर जुड़ते रहते हैं। मैं तो चाह रहा था इस प्रोग्राम की शुरुआत आज प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आपसे ही करता है, मेरे ख्याल से तकनीकी दिक्कतों ने उसमें देरी कर दी। खैर, अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाकात, आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए क्या चेहरा है, क्या नेता है, ये सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान का क्या दखल है ये भी किसी से छुपा नहीं है। धर्मेंद्र भाई, क्या गिले शिकवे अगर थे भी दूर हो गए क्या या अभी बचे हैं? राजीव जी, आदरणीय आजम साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे और समाजवाद को बहुत ही बारीकी से समझते हैं और शायद उनकी वजह से ही समाजवादी पार्टी में जो आज चर्चा चल रही है, समाजवाद एक बहुत बड़ी विचारधारा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम राष्ट्र प्रथम करते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं, लेकिन समाजवाद को नहीं मानते हैं। समाजवाद का नाम मेरे ख्याल से लेना इनके लिए मुनासिब नहीं है। जो कि ये बात शायद जानते होंगे कि बिना समाजवाद के किसी समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना संभव ही नहीं है, किसी राष्ट्र का विकास संभव नहीं है, सबका साथ संभव नहीं है बिना समाजवाद के। तो ये लोग क्या करते हैं कि गुड़ खाते हैं, गुलगुले से परहेज करते हैं और किसी पार्टी पर ये आरोप लगा देना कि यह एमवाई की पार्टी है, तो कल को भारतीय जनता पार्टी को भी लोग कह देंगे किसकी पार्टी है। उत्तर प्रदेश के 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अकेले इंडिया गठबंधन को मिला के 43 सीटें जीती थी और अकेले समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आई थी। और उत्तर प्रदेश की अयोध्या की सीट भी इस प्रदेश और उस लोकसभा के लोगों ने समाजवादी पार्टी के झोली में डाल करके बताया कि जो असली समाजवाद है वही राम राज्य की परिकल्पना कर सकता है। तो इन सब बातों के लोग छुपा जाते हैं क्योंकि ये इनकी कमियां हैं और देश प्रदेश इस बात को जानते हैं। दूसरी बात, आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के उन नेताओं में शुमार हैं जो प्रगतिशील, प्रगतिवादी सोच के तो हैं ही। इनके अंदर जो मानवीयता किसी देश के नागरिक के प्रति होनी चाहिए वो हमेशा दिखती है, हर मौके पर दिखती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सिलेक्टिव अप्रोच होता है। वो चाहे मणिपुर की बात ले लो, अगर मणिपुर की बेटियों को बेटियां नहीं मानते भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम उसमें क्या ही कह सकते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण है जो मैं दे सकता हूं, लेकिन आज का वो कंटेक्स्ट नहीं है। आज का जो आपका सवाल है, आदरणीय आजम साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे और आज भी समाजवादी पार्टी में है और आगे भी समाजवादी पार्टी में रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और सूत्रों की जो खबरें होती हैं वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्लांटेड की जाती हैं और उसका राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास किया जाता है। अगर आजम साहब पर मुर्गी चोरी का मुकदमा है, बकरी चोरी का मुकदमा है, उन्होंने एक विश्वविद्यालय बनाया, जौहर विश्वविद्यालय बनवाया और उस विश्वविद्यालय की जो फीस है आप पता करिएगा, जो स्कूल की फीस है जो प्राइमरी के स्कूल से लगभग उसके बराबर है। आज अगर मैं नाम क्या लूं, जो एनसीआर वगैरह में बड़े स्कूल से 15 से 20,000 से 25,000 रुपए फीस चार्ज करते हैं प्राइमरी सेक्शन में, तो उनके तुलना में अगर कोई पिछड़े एरिया में, रामपुर जैसी जगह में गरीबों को, यतीमों को शिक्षा देने का काम करने लगे और उस पर इस तरह का आरोप लगाकर उसे जेल में डाल दिया जाए और फर्जी मुकदमे लगाए जाए। मैं आज आपसे कह रहा हूं, अगर सही से जांच हो तो उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर जो संगीन धाराओं मुकदमे हैं, उनसे कम धाराओं मुकदमे आज भी आजम साहब के पास होंगे, अगर होंगे तो। इतना मेहनत करने के बाद मेरे दाग तुम्हारे दाग से अच्छे हैं। योगी जी खुद भी लगी, सुन लीजिए, पुलिस भी लगी, उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री भी लगे, उप मुख्यमंत्री भी लगे, सारे लोग मिला मिलू के जो मुकदमे लगाए उनसे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है योगी आदित्यनाथ पर। हालांकि उन्होंने अपना मुकदमा वापस ले लिया है। ये भी भारत के इतिहास में दर्ज होगा कि एक मुख्यमंत्री अपने ऊपर जो संगीन धाराओं के मुकदमे है वापस लिया और जब उस पर कार्रवाई हो रही थी तो जाके पार्लियामेंट में दहाड़े मार के रो रहे थे
लेकिन एक समाजवादी जो नेता होगा वो हमेशा संघर्ष के रास्ते को चुनता है और संघर्ष करने में कभी उसे कोई गुरेज नहीं होता है। हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, हमें पता है कि हमारे ऊपर प्रताड़ना होगी, हमारा सामाजिक शोषण होगा, हमारा आर्थिक दोहन होगा, ये भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। आप एक मुख्यमंत्री के घर को भी गंगा जल से धुलवाने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं तो आप एक वैचारिक भिन्नता को समझिए कि समाज में कितनी बड़ी खाई है। आप अभी जो प्रोफेसर ताजा साहब मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आपको कई सारे मसले याद हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि अभी हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ही चलें और वहीं पर मेरी बात आपसे बस इतनी है, क्या गिले शिकवे दूर हो गए ये और बताइए। फिर मेरे पास इस वक्त अश्विनी भाई इंतजार कर रहे हैं, क्या गिले शिकवे दूर हुए? क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी हैं धर्मेंद्र भाई, आप मेरे से वरिष्ठ हैं, राजनीति बेहतर जानते हैं, उन तस्वीरों में वो खिंचाव चेहरे पर नजर आ रहा है, कैमरा झूठ नहीं बोलता। राजीव भाई आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। नहीं वरिष्ठता हटाइए, मैं मेरे लिए आप सम्मानित हैं जी। जो गिला शिकवा है ही नहीं उसके बारे में आप मुझसे टिप्पणी अगर लेंगे तो मैं कहां से दे पाऊंगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी की महारत हासिल है कि 2047 में भारत विकसित हो जाएगा। प्रोफेसर साहब एक बात तो मैं भारत विकसित कहूंगा, हो जाएगा। प्रोफेसर साहब एक बात तो मैं कहूंगा, आप शब्दों के बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं और आपको इतना कुछ पता है कि आपको पता है कि आपको कब किस रास्ते पर जाना है और तर्क संगत होता है। इसलिए फिलहाल मैंने आपको लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर रहने को बोला था, आप थोड़ा सा डिविएट हुए, दूसरी तरफ गए। खैर, अश्विनी भाई मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अश्विनी भाई, आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में चेहरा थे, हैं और उनका असर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अखिलेश जी ने आज ये क्यों कहा कि बस जज्बातों ने ही खामोशी से बात की? लोग शायराना हो जाते हैं जब कुछ महफिल जमती है, जब आपस में मित्र बैठते हैं, लेकिन आज वैसा नहीं था। केवल अखिलेश जी मिले, पूरी समाजवादी पार्टी चाहती थी आजम खान से मिलना, कम से कम वहां के स्थानीय नेता। जज्बात खामोशी से कैसे बात करते हैं, तस्वीरें आपको कैसे समझ में आती हैं अश्विनी भाई? राजीव जी, अखिलेश जी आज अलग से मिले, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी समाजवादी पार्टी के नेता आजम जी से मिल नहीं सकते। आजम जी बाकी नेताओं से भी मिलेंगे, बट वो शायद चाहते थे कि अखिलेश जी के साथ पहली बार मिलें तो वन ऑन वन मिले, अकेले मिलें, जो थोड़ी बहुत तलखियां हैं उनको दूर किया जाए। क्योंकि आजम खान जी के साथ एक नाइंसाफी तो हुई है, जिस तरीके से उनको इतने समय तक जेल में रखा गया, तो एक कहीं ना कहीं उनके मन में टीस तो होगी। और वो उनकी टीस निकालने के, जब आदमी दुख दर्द किसी के साथ बांटता है तो कोशिश करता है कि उसका पब्लिक प्रोपोगेंडा ना हो। और मुझे लगता है बहुत सही निर्णय भी था उनका अखिलेश जी से अकेले में मिलना। आने वाले समय में बाकी नेता भी उनसे मिलेंगे और वो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बहुत ही सम्मानित और उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं। और ये राजनीति जो है राजीव जी, ये 90 बनाम 10 की है। भारतीय जनता पार्टी बार बार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बोलती है, पर जो इनकी परिभाषा है सबकी, वो महज 10% लोगों तक सीमित है। वो 10% लोग जिनको प्रिविलेज बोलते हैं, जिनके बारे में ये सोचते हैं, बचे हुए 90% आप अखिलेश यादव जी का पीडीए ले लीजिए, राहुल गांधी जी का सोशल जस्टिस ले लीजिए, बाकी सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों का आप कोई भी एक आकलन कर लीजिए, तो हम सब क्युमुलेटिव तरीके से उन 90% जनता की बात करते हैं जिनका कहीं ना कहीं लगातार अधिकारों का हनन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना क्लेम करता रहे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और अगर आप देखेंगे मोदी जी के नारे, वो पिछले 11 साल से वही नारे चल रहे हैं, मेक इन इंडिया, समृद्ध भारत, विकसित भारत। हर बार आप 15 अगस्त का भाषण सुन लीजिए। तो मैं उस विषय पर नहीं जाता हूँ। विषय सिर्फ इतना है, अभी हमने हाल में देखा एक रायबरेली में दलित की कितनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारे हंस हंस के बोल रहे थे कि हम बाबा के आदमी हैं, और जो जिसकी हत्या की जा रही थी वो राहुल गांधी जी को पुकार रहा था। तो देश की जनता जो 90% वंचित लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, प्रिविलेज लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, उद्योगपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ। उन 90% लोग कहीं ना कहीं अखिलेश जी को और राहुल गांधी जी को देखते हैं अपना लीडर के रूप में। और आजम खान भी उसी एक रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। आजम खान जी हैं और बहुत सारे नेता हैं जो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, दलित को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे लगता है ये मीटिंग जो थी बहुत सुगम है और भविष्य की 2027 की राजनीति में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। 2027 की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगी। अश्विनी भाई ऐसा कर लेगा। अश्विनी भाई, आपने बातचीत की शुरुआत की कि आगे भी मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे। आपने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, थोड़ी बहुत जो तलखी है वो दूर कर लेना चाहते थे अकेले में।
अबे थोड़ी बहुत तलखी अगर बीजेपी के साथ थी तो बाकियों के साथ सामने बोल सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये कौन सी तलखी की तरफ आप इशारा कर रहे थे जिसे 1-on-1 क्लियर किया जाना था? आजम जी 23 से 24 महीने जेल में रहे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने कैसा उनको प्रताड़ित किया, अपना दर्द वो अखिलेश नहीं, जी के साथ ये शेयर तो करना अपने चाहते थे। कार्यकर्ताओं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के सामने खुल के कहते, बात और ज्यादा फैलती और पता चलता कि क्या हुआ उनके साथ। 1-on-1 में तो एक घुट के रह गई सारी बातें, नहीं, अगर ऐसा नहीं बीजेपी है। ने किया है। राजीव जी, आप इसको गलत तरीके से देखते हैं। जब कोई आदमी कष्ट में होता है तो सबसे पहले अपनों से मिलता है, बातचीत करता है और फिर उसमें सिलेक्टिवली चीजों को बताता है जो जनता के पास जानी चाहिए, ठीक। नहीं जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अपना कोई अपने साथ हुए सारे दुराचारों को कोई पब्लिकली ऐसे करता है। जरूर भविष्य में मुझे लगता है आजम जी इंटरव्यूज देंगे और बताएंगे भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ कैसे कैसे अन्याय किए हैं। बट पहले सबसे पहले अपनों से जब मिलते हैं तो हर मैंने हमेशा देखा है कि लोग जो है अकेले में मिलना पसंद करते हैं, अपना आपस में दर्द शेयर कर सके, थोड़ा सा मन हल्का हो सके और उसके बाद जो भविष्य में राजनीतिक चर्चा होगी, राजनीतिक बातें होंगी, वो जनता के सामने की जाएंगी। पर मुझे लगता है कि पहली बार अकेले में मिलना बिल्कुल सही फैसला था उनका। ठीक है, बिल्कुल सही फैसला था। श्री भाई ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, क्योंकि सहयोगी भी हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सब एक साथ एक ही नारे के साथ जाने वाले हैं जब भी उत्तर प्रदेश के चुनाव आएंगे। कौशल कांत जी, जवाब आपको देना है। मैं लगातार अपने दोनों ही सम्मानित प्रवक्ताओं और नेताओं से यही पूछ रहा था कि जो कुछ दिख रहा है क्या वही तस्वीर है, या इस तस्वीर के पीछे भी कुछ ऐसा है जो अब तक सामने नहीं आया? क्या आपको लगता है कि आजम खान जो समाजवादी पार्टी के नेता होने के चलते रामपुर को धुरी बनाकर एक बड़े एरिया को प्रभावित करते थे, समाजवादी पार्टी के लिए वो उस वोट को सुनिश्चित करते थे जो चाहिए होता था, रामपुर में बैठकर वो करते थे और राम की नगरी में अवधेश प्रसाद जी कर गए? आप लोग तो दोनों तरफ, क्या आपको लगता है कि आजम खान वो करिश्मा इस बार फिर करेंगे आने वाले चुनाव से पहले? सबसे पहले तो मैं एक शेर जो आजम खान जी ने अखिलेश जी के आने पे कहा था वो पढ़ता हूँ। अखिलेश जी के से आजम खान बोले कि हमें गैरों ने कब लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये कह के तो आजम खान अखिलेश जी से तो मिले हैं। आपके पास तो डायरेक्ट आप समझ लाइव हो रहा सकते था हैं कि वो किसकी बात कर रहे हैं। क्यों बिल्कुल लाइव हो रहा था जी, इतने सारे शेर चल रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भी एक शेर बना दूं। ठीक है, क्योंकि आप सोचिए ना, वो आदमी जो अभी धर्मेंद्र जी ने कहा कि आजम खान जी संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। समाजवादी के संस्थापक सदस्य में रहने के बावजूद अखिलेश जी गायत्री प्रसाद से मिलने जेल में जाते हैं और आजम से मिलने बेल पे जाते हैं। तो ये सवाल तो उठेगा ना, ये सवाल तो उठेगा कि ये जो अछूत वाला व्यवहार किया गया आजम जी के साथ, ये क्यों किया गया? और वो भी आज जाकर के मिलने जा रहे हैं। आजम खान को जेल से निकले तो मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम हो गया है। कल जब मायावती की रैली है उसके एक दिन पहले अखिलेश जी उनके घर जाके मिल रहे हैं, तो खिचड़ी पक रही है। अभी आजम जी ने अपना मुंह नहीं खोला। और जहां तक रही आजम जी की ताकत की बात, देश की जनता, प्रदेश की जनता आजम जी के बारे में खूब अच्छी तरह से जानती है। ये वही आजम खां है जिन्होंने भारत मां को डायन कहा था। ये वही आजम खां है जिन्होंने अंबेडकर जी को देश का सबसे बड़ा भूमाफिया कहा था। ये वही आजम खां है जो अपना आजम ही नहीं बचा, अपना रायपुर ही नहीं बचा पाए, वो आजमगढ़ क्या बचाएंगे? तो कुछ नहीं बचा है। अब वो एक अपराधी हैं जिनके ऊपर 114 मुकदमे चल रहे हैं। और जौहर यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। जौहर यूनिवर्सिटी गरीबों की जमीन पर, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके अपनी दुकान चलाने के लिए बनाई थी आजम जी ने। और यही वजह है कि सरकार ने वो सारी जमीन वापस ले ली और कोर्ट में वो साबित नहीं कर पाए कि ये जमीन उनकी है। और जो उन्होंने कहा
कि चोर को एक डाकू की सजा दी गई है, क्योंकि वो खुद ही मान रहे हैं वो चोर हैं, उन्होंने चोरी की। अभी डाकू का अपराध तो प्रूव होना बाकी है, क्योंकि याद कीजिए कामल का बवाल, मुजफ्फरनगर में गौरव जाट अपनी बहन की बात करने ही तो गया था, उसको छोड़ा था कुछ मुसलमान लड़कों ने। तो जब दंगा हुआ था तो आजम खान ने सफाई महोत्सव से फोन करके वहां दंगाइयों का साथ दिया था, और एक तरफ केवल और केवल 70 करोड़ का जो मुआवजा दिया गया था मुजफ्फरनगर दंगे के बाद, आजम खान के नेतृत्व में दिया गया था केवल मुसलमानों के लिए, जिसको हाईकोर्ट ने रोक लगाई, क्योंकि ये मुआवजा भी मुसलमानों को दे रहे थे। तो ये जो अभी कह रहे थे ना, राष्ट्र की बात, देश की बात, समाजवाद की बात, इनका समाजवाद होता क्या है? इनका समाजवाद एक परिवार में शुरू होता और उसी परिवार में खत्म होता है। ये वही मुलायम सिंह जी का परिवार है ना, जिसके आज इनकी सरकार जब तक थी करीब 32 के 32 लड़के जितने भी बालिग हो सकते थे, 18 साल से ऊपर जो भी था, सब सरकारी पद पे थे। ऐसा समाजवाद लेके आए थे। ये वही समाजवाद है ना, लोहिया जी के नाम पे बनाई थी ना, लोहिया वाहिनी अभी भी चलाते हैं ना। लोहिया जी का क्या नारा था? कांग्रेस के खिलाफ नारा था, इमरजेंसी के खिलाफ नारा था, जातिवाद के खिलाफ नारा था, यही चीजें तो थी, गुंडागर्दी के खिलाफ नारा था। सब कुछ तो उसी को साथ में लेकर के समाजवादी पार्टी अपने आप को पोषित और सुशोभित कर रही है, और MY फैक्टर से बचने की कोशिश कर रही है। अरे ये वही थे ना अखिलेश जी, जिनका जब जन्मदिन मनाया जाता था तो इनको शहजादा टीपू कहा जाता था, मुल्ला मुलायम सिंह की उपाधि ली जाती थी, और टोपी लगा करके सारे मीडिया में शान से आते थे। मुलायम सिंह जी तो अब रहे नहीं, मैं क्या कहूं उनके लिए, लेकिन अखिलेश जी भी तो टोपी लगा के आते थे। क्यों लगा के आते थे? मुझे टोपी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस तरह की नीच राजनीति से प्रॉब्लम है। क्योंकि वो वोट बैंक के लिए की जा रही है। मैं भी टोपी लगा सकता हूं, आप भी टोपी लगा सकते हैं, किसी टोपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब वो टोपी वोट बैंक को साधने के लिए लगाई जाती तो सवाल है। और आज का जो आजम खान से मिलने जाना अखिलेश का है, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है उस टोपी को संभालने के लिए। ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, मैं लब्बल हुआ लेकर आपके सामने आता हूं। जो आखिरी में अभी अश्विनी भाई बोल रहे हैं कि टोपी लगाना गलत नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक मजबूरी है आप लोगों की जो आप मिलने जा रहे हैं। क्या अब आपको ये लगता है, ये उनके सवाल का जो उन्होंने कहा है वो तो जवाब आप दें, लेकिन मेरी भी बात का कि आजम खान के आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के बाद जो मुस्लिम वोटर पर उनका प्रभाव है, वो समाजवादी पार्टी को पुख्ता तौर पर अपने साथ जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। राजीव जी, जिस राजनीतिक पार्टी के क्रेडेंशियल पर सवाल उठे तो उनके लोग अगर इस तरह की बात कहें कि टोपी लगाने में कोई बुराई नहीं है, पर टोपी क्यों लगाया, मतलब इस बात का कोई तर्क है या कोई संबंध, मुझे बताइए इस बात का। ये उसी पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी में योगी आदित्यनाथ अगर दलितों से मिलने जाते हैं तो पहले उनको साबुन से नहलवाते हैं। ये कहां होता है? मानवता को खत्म करने वाले लोग। ये कहां होता है? जब आप ऑथेंटिकेट नहीं, एक मिनट नहीं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, मैं मानता हूं प्रोफेसर आपका पूरा सम्मान है, आपका पूरा सम्मान है, इसे ऑथेंटिकेट कीजिए कि आपके पास ऐसी तस्वीरें हैं और ये पुख्ता बात है। मैं पुख्ता बात कर रहा हूँ, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा या गूगल क्या प्रोफेसर साहब, मैं गूगल सर्च करके आपसे बहस कर रहा हूं, मेरा फोन बंद पड़ा हुआ है, क्या बात कर रहे हैं? ऐसे बात करनी है प्रोफेसर साहब? अरे भाई ये चीज पूरी मीडिया में है। आ रहा हूं कौशल खान जी, सुन लीजिए। पहले कार्यकाल में कुछ दलित बच्चों से मिलना था योगी आदित्यनाथ को, उन बच्चों को साबुन से नहलाया गया, उसकी वीडियो आई हुई है। प्रोफेसर साहब मैं बड़ा सम्मान करता हूं, आप मेरे साथ जब भी जुड़ते हैं मैं आपके ज्ञान का सम्मान करता हूं और हर बार कहता हूं, लेकिन अगर गूगल का आप स्टेटस देंगे, आप कहेंगे ऐसा हुआ, ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे, गलत मैसेज जाएगा सर। एक मिनट आता हूं कौशल खान जी, बस 20 सेकंड दूंगा आपको, फिर मैं धर्मेंद्र यादव जी के पास जाऊंगा। मैं राजीव जी सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप ये बताइए, आप अपने नए घर में जाते हैं, किसी नए घर में जाते हैं तो उसको गंगा जल से धुलते हैं। ये हमारे देश की प्रकृति है, ये हमारे देश का नेचर है, ये हमारे भारतवर्ष का शान है कि हम गंगा जल से अपने घर को धुलते हैं, और उसको ये दलित राजनीति में ले जाते हैं, शोषित वंचित की राजनीति में ले जाते हैं। इनको हर जगह यही दिखाने की, और वही चीज आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने करने की कोशिश की। ठीक है, मुझे इतना ही सुनना था,
लेकिन मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव के अब तक के आज तक जितनी भी चर्चा हुई है, मैं कायल रहा हूं। आपके अकाट्य तर्क होते हैं, मैं ऑन एयर कह सकता हूं, लेकिन अगर आप गूगल का हवाला आज दे रहे हैं प्रोफेसर साहब, मुझे थोड़ा सा निराशा हो रही है, लेकिन फिर भी आपका मौका है, आप अपने तथ्यों को सामने रखिए। राजीव भाई, ये 3 जून 2017 की खबर है, अमर उजाला की रिपोर्टिंग है, आपके चैनल पे नाम लेना पड़ रहा है मुझे। इसकी हेडिंग है, दलितों ने सीएम योगी को भेजा 16 फीट लंबा साबुन, कहा खुद को साफ करके गुजरात आए। ये उस घटना के बाद की बात है जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में बच्चों को बुलवा करके साबुन से धुलवा कर मिलने का काम किया था। उसकी रिपोर्टिंग मैं उसको बता रहा हूँ, और समाज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दोनों बातों को मिक्स कर रहे हैं। उन्होंने सीएम आवास को धुलवाया था, ये बात सही है। सीएम आवास को धुलवाने के बाद की बात ये मैं बता रहा हूँ कि जब बच्चों से मिलने आए तो दलित बच्चे थे, उनको साबुन से धुलवा करके फिर वो मिले थे। और इसीलिए जो रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ मैं, अपने कैमरे जूम करके दिखा दीजिएगा कि ये अमर उजाला की रिपोर्टिंग है, और इसमें जो हेडिंग वो देख लीजिए। तो ये मैं बिना तथ्य के राजू भाई कोई बात नहीं बोलता हूँ। हमारी समाजवादी पार्टी की क्रेडिबिलिटी है समाज के अंदर, और हमें फेंकने की आदत नहीं है कि हम फेंकते रहेंगे। ऐसा प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, पूरे आदर के साथ, मैं खुद गोरखपुर गया हूं, उस पीठ में गया हूं, और वहां मैंने देखा है, उसके बगल में एक अस्पताल भी है। ये मैं कहीं से, आप रिकॉर्ड तलाश लें, मैं किसी पार्टी का कोई सदस्य नहीं हूं, लेकिन मैंने वहां पर देखा है कि ये जो चीजें हैं ये वहां की भावना में नहीं है। तो अगर आप कह रहे हैं प्रवक्ता के तौर पर, ये आपकी बात है, मैं अपनी तरफ से इसको सत्यता की कसौटी पर नहीं मानता। आप बोलें जो बोलना है। अब दूसरा झूठ इन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी में माननीय नेताजी के परिवार में कोई 18 साल का हो जाता था तो सरकारी पद मिल जाता था। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, उनके परिवार में कोई भी आदमी सरकारी पद पर नहीं है आज तक। संवैधानिक पद पर जरूर है, और जो संवैधानिक पद पर आया है, कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है, कोई जिला पंचायत सदस्य बना है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बना है, तो जनता की ओर से चुनकर बना हुआ है। तो ये जनादेश राजीव जी, सुनिए एक मिनट, सुनिए राजीव जी, जनादेश को अब सुन लीजिए, मेरी बात आने दीजिए ना। हाँ धर्मेंद्र बात आने दीजिए। जनादेश का अपमान करना ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, इसमें मुझे कोई आपत्ति भी नहीं हो रही है, ना कोई कष्ट हो रहा है। तीसरी बात जो मुजफ्फरनगर दंगे की कर रहे थे साहब, मुजफ्फरनगर दंगे में कोई किसी पार्टी का कोई राजनीतिक दल का नेता अगर चार्ज सीटेड हुआ है, जिसको सजा हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी का खतौली का विधायक विक्रम सैनी है, जिसे 2 साल से ज्यादा की सजा हो चुकी थी, इसीलिए उसकी सदस्यता चली गई थी। और उसके बाद जब खतौली सीट पर उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के जो साझा प्रत्याशी मदन भैया थे, वो चुनाव जीते थे। इसे जनता ने चलिए वापस लौटते हैं, मैं वापस लौटता हूं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। ये मुलाकात आजम खान के उस असर को जो वहां पर मुस्लिम वोटरों पर है, उसे आपको पुख्ता करती है, समाजवादी पार्टी से जोड़ देगा उनके बाहर आने के बाद? पहली बात राजू भाई, समाजवादी पार्टी किसी धर्म, किसी जाति विशेष के वोटरों को प्रभावित करने की बात नहीं करती है। हम समाजवादी लोग हैं, हम पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, हम सबको लेकर साथ चलने की बात करते हैं। जिसका अपना कंट्रीब्यूशन है, जिसकी अपनी जितनी हिस्सेदारी है, उसे मिले, तो वो समाजवादी पार्टी हमेशा करती है। इसमें कोई इस तरह की राजनीति नहीं है कि इस पार्टी इस धर्म का व्यक्ति हमारे साथ जुड़ जाए। एक मुझे लास्ट बात और बोलनी थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने अपनी दुकान खोल रखी थी। भारतीय जनता पार्टी की नजरों में कोई विश्वविद्यालय और कोई संस्थान एक दुकान से ज्यादा हैसियत नहीं रखता है। ये इनकी मानसिकता बताती है कि शिक्षण संस्थानों को दुकान समझते हैं। मैं कहता हूं कि अगर जो जौहर विश्वविद्यालय फर्जी जमीन पे बना था तो उसमें ताला लग जाना चाहिए था, आज तक वो बंद हो जाता। इस तरह का प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी के लोग। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, अगर मैं आपके सामने कुछ आंकड़ों को रखूं, मैं करीब करीब जैसे शब्द का इस्तेमाल करूंगा, करीब 111 मामले आजम खान जी के ऊपर दर्ज हैं। इसमें 81 के करीब मामले, 81, 82, 83, थोड़ा इतना ही मामले आप मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद दर्ज हुए। यानी 30 के करीब मामलों का जो दर्ज होना है वो उससे पहले का है। तो एक साथ अगर आप इसको वाइप आउट कर देंगे वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो 30 मामलों में क्या था वो योगी आदित्यनाथ के दौरान नहीं हुआ, यह आप पता लगा सकते हैं। मैं अश्विनी जी का रुख करता हूं। अश्विनी जी, क्या आपको लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति, रामपुर, मुरादाबाद और आसपास का जितना एरिया है, ये आजम खान के आने के बाद एक बड़ी करवट की तरफ आगे जा रहा है, बदलाव की तरफ आगे जा रहा है, और आजम खान यहां असर छोड़ेंगे अब अपना?
राजीव जी, पहले तो एक मैं फैक्ट चेक और कर दूं, जो प्रोफेसर साहब धर्मेंद्र जी ने बोला उसी में ऐड करते हुए, कुशीनगर में मई 2017 में योगी आदित्यनाथ जी एक दलित के घर जाते हैं और वहां का एडमिनिस्ट्रेटर जो है उस एरिया को सैनिटाइज करता है, उसको गंगा जल से धोता है। और ये बात स्टेट गवर्नमेंट ने मानी भी थी, हालांकि उन्होंने ये डिनाई किया कि ये उनके ऑर्डर पर हुआ, ये लोकल अथॉरिटी की अपनी इच्छा थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई अफवाह है, जहां योगी जी जाते हैं उस एरिया को सैनिटाइज कराते हैं, गंगा से धुलवाते हैं, चाहे वो स्पेसिफिकली दलित की बात हो। रही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक शायरी बोली थी, तो मैं भी एक छोटी सी शायरी बोल देता हूँ। जरूर जरूर इरशाद। दूसरे के ख्वाबों की भी लेते हैं तलाशी और खुद के गिरेबान में झांका नहीं जाता। तो भारतीय जनता पार्टी बार बार ऐसी अफवाह, ऐसे आंकड़े फैलाकर के जनता को गुमराह करने की कोशिश करती रहती है कि जैसे देश में रामराज चल रहा हो, उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा हो, जबकि उत्तर प्रदेश में दलितों के मामले में एनसीआरबी का डेटा है जो कि 2022 तक का ही है, टॉप पर है क्राइम के मामले में, आगे क्राइम अगेंस्ट दलित सबसे ज्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में होते हैं, अकेले उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ। तो ये लोक लुभावनी बातें करना बंद कर दीजिए। माइनॉरिटी के खिलाफ आप लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, चाहे वुमेन के खिलाफ हो, चाहे माइनॉरिटी के खिलाफ हो। अब आते हैं हम आजम खान जी के विषय पर। आजम खान जी जो है वो एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के शिकार हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं लगता कि रामपुर तक सीमित है, पूरे उत्तर प्रदेश में है। और बहुत नैतिकता वाले नेता हैं वो। आप देखें, कुंभ के टाइम पे एक घटना हुई थी, जब वो मिनिस्टर थे उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया। जो भी उनके अंदर आता था, जहां पर भी नैतिकता की बात हुई, आजम खान जी हमेशा सबसे आगे खड़े नजर आए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बहुत ही प्रभावशाली नेता हैं। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक मिस इन्फॉर्मेशन बोलूं, एक नैरेटिव बोलूं, जो ऐसा एक माहौल बना के एक सिस्टम को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है कि आजम खान जी वहां जाने वाले हैं, यहाँ नाराज है, वहां नाराज है। मुझे लगता है इस समय इंडिया गठबंधन अखंड है और उसके सारे नेता भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों को समझते हैं और सब एकजुट है। रही बात बहुजन समाज पार्टी, मुझे लगता है बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सी टीम बनकर के ही काम कर रही है और उसमें कोई दो राय नहीं है। ना वो दलितों की बात कर रहे हैं, वो किसी की बात कर रहे हैं। एक लास्ट चीज है राजीव जी, एक लास्ट चीज, ये बार बार एम्बाई फैक्टर की बात करते हैं। जी हाँ, एम्बाई फैक्टर है और वो एम्बाई में महिला और यूथ की बात करते हैं। हम किसी जाति धर्म की बात नहीं करते, किसी स्पेसिफिक रिलीजन की बात नहीं करते। हमारे लिए वो 90% अश्विनी भाई ऐसा है, अश्विनी भाई ऐसा है कि समझता तो मैं भी बहुत कुछ हूं, लेकिन आप लोग मेहमान हैं, इसलिए आप लोग की बातें जनता तक पहुंचाना मेरी जरूरत है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब हम सवाल पूछते हैं तो हमको कई तरीके के हम माध्यमों को भी कई उपनाम दे दिए जाते हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन एक सवाल मेरा अभी आपसे है, ये सब्जेक्ट से थोड़ा इतर हो रहा है लेकिन जरूरी है। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी एक जगह दलित घर में गए, वहां प्रशासन ने घर को गंगा जल से धुलवाया। हालांकि सरकार ने मना किया कि उसने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन प्रशासन ने ऐसा किया था। आपने जो जिम्मेदारी है योगी आदित्यनाथ पर डाली उन्हीं के ऊपर, क्योंकि वो मुखिया थे। यही ऐसा हुआ था बिहार में, मंच सजा था वोटर अधिकार यात्रा का तेजस्वी और राहुल गांधी का, हालांकि वो वहां नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री की माताजी के नाम अपशब्द दिए गए। क्या मैं आप कहूं कि जिम्मेदारी राहुल गांधी की थी या जिम्मेदारी यहां पर तेजस्वी यादव की थी, या आप सबकी थी वहां पर जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की मां का अपमान करने की, उनका चेहरा करने की, उनके सम्मान का? राजीव जी, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। जिसने वहां पर प्रधानमंत्री जी को गाली दी, वो आप इसी बात पर आइए। योगी आदित्यनाथ को आपने कोट किया, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ की गलती है, प्रशासन ने काम किया। अगर यही चीज यहां सच है तो बिहार में वो चीज आपके नेता के लिए क्यों नहीं सच है? राजीव जी, पहले तो हमको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना चाहिए। एप्पल टू एप्पल नहीं, मैं पूरी बात राजीव जी 20 सेकंड क्या अश्विनी जी, कौशल कांत भाई, ठीक है, नहीं 20 सेकंड देखिए, जवाब देने दीजिए। आपने सवाल पूछा है, मेरा दर्शक तो ये बात अधूरी रह जाएगी। जवाब देने दीजिए। मेरा दर्शक मुझे ही कहेगा कि मैं स्थितियों को बिगाड़ रहा हूं ऑन एयर। बहुत स्पष्ट बात रखी, मैंने आपकी बात को काटा नहीं काटा। आपने कहा जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की थी, तो जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की आपने कहा। अब मैंने उसको बिहार से कंपेयर किया, आप मान नहीं रहे। एप्पल टू एप्पल सवाल पूछा है प्रधानमंत्री की माताजी को गाली के विषय में, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। वो जो भी व्यक्ति था, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, उसने जो भी कहा, और वो कोई पॉलिटिकल आदमी था, छोटा मोटा, मुझे नहीं पता। मैं पूरी उसकी जिम्मेदारी से आलोचना करता हूं। पर मुझे आप ये बताइए, सतपाल सत्ती भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे,
उन्होंने खुले मंच से राहुल गांधी जी को और उनके माता जी को गालियां दी। क्या वो तो कोई छोटे मोटे कोई ऐसी रैली में नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, वहां पर मोदी जी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? कौशल खान जी, अब जवाब दीजिए स्थितियों पर आप। राजीव जी, सबसे पहले तो ये कह रहे हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी जब स्टेज पे थे तो पप्पू यादव को धक्का दे के उतार दिया गया, क्योंकि पप्पू यादव इनके पीडीए का पार्ट थे। ये सोचने की बात है। आपको ये समझना पड़ेगा, जो हमारे कांग्रेस के मित्र नैतिकता की बात कर रहे हैं, ये नैतिकता ढूंढ रहे हैं आजम खां में। क्योंकि इनके पूरे सारे नेता टॉप के, चाहे राहुल जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, चाहे सोनिया जी हों, चाहे पूरा गांधी खानदान है, सभी बेल पर हैं। तो नैतिकता की बात तो ये ना करें, सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सब लोग। इनकी सोनिया जी का तो फर्जी वोटर आईडी कार्ड भी मिला था, जब वो देश की नागरिक नहीं थी तब का वोटर आईडी कार्ड उनका नेता जेल में होंगे, उनको बेल भी नहीं मिलेगी। बीच में नहीं। अरे ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये है बदले की राजनीति करना, बदले की नहीं है। और जिस मुद्दे पर राहुल गांधी बेल पर है, जिस मुद्दे पर सुनिए ना, जिस मुद्दे पर सोनिया जी बेल पर है, वो मुद्दा बीजेपी सरकार में नहीं फाइल हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आपकी सरकार में फाइल हुआ था। तो बदले की राजनीति आप करने की कोशिश कर रहे हैं, पर चिंता न कीजिए, 47 तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, बीच में नहीं। राजीव जी मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता हूँ। राजीव जी बिल्कुल बीच में नहीं बोलता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव को मिलाऊंगा और अब मैं दायरे नहीं तोड़ूंगा। और जो देश की बात कर रहे थे, प्रोफेसर धर्मेंद्र, आपको भी कुछ गलत लगे तो बोल सकते हैं। जो देश की बात कर रहे थे, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि हम सांप्रदायिक नहीं है, हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। ये धर्म की राजनीति नहीं करते, पर राम मंदिर पे आज तक नहीं गए। आज तक उस पर राजनीति कौन कर रहा है? वो राम का मंदिर है, इसीलिए तो नहीं गए। यही राजनीति है। दूसरा, हमारे जो भगवान शिव की मूर्ति बनाने के बजाय अपने नेता की मूर्ति बनाएंगे, ये राजनीति है। जो राम जी की मूर्ति है वो जब ये, अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, आपके जमाने में उत्तर प्रदेश बीमारू स्टेट में आता था, आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 है, देश की नंबर 2 इकोनॉमी है। आज उत्तर प्रदेश में पूरे भारत देश का 2nd नंबर पे एम्प्लॉयमेंट है। आज भारत देश में जितने भी मोबाइल सर्कुलेट हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से बन के आ रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? और जो आपने एक झूठ और फैलाने की कोशिश की, दलित अपराध और महिला अपराध, मैं उसी की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 23 करोड़। 23 करोड़ में अगर आप नंबर पे जाएंगे तो अपराध ज्यादा होंगे। पॉपुलेशन वर्सेस अपराध को जब आप देखेंगे कि अपराध कितने और पॉपुलेशन कितने हैं, उसमें उत्तर प्रदेश नीचे आ चुका है। आपके जमाने में टॉप पे होता था, आप समझिए। और जहां तक रही महिला अपराध की बात कर रहे हैं, महिला अपराध में नेशनल एवरेज से ज्यादा, नेशनल एवरेज से कम महिला अपराध उत्तर प्रदेश में है। नेशनल चेक करिएगा, रेट ऑफ कन्विक्शन महिला अपराध के खिलाफ उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। चलिए बहस अंतहीन है, ये बहस अंतहीन है, ये बहस अंतहीन है, ये बहस अंतहीन है। मेरे साथ नहीं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव को सुने हुए बहस का अंत नहीं होगा, क्योंकि मुद्दा उन्हीं से जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, अब फाइनल कमेंट आपका। प्रोफेसर धर्मेंद्र, कौशल भाई, चढ़गुंडों की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर, ये नारा किसका था? ये नारा देश के दलित का था। किसके खिलाफ था? अखिलेश जी के खिलाफ, समाजवादी के खिलाफ, मुलायम जी के खिलाफ। चढ़गुंडों की छाती पर मुहर लगेगी, ये नारा किसने दिया? ठीक है, ये नारा बहुत फेमस हुआ था। चढ़गुंडों की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर बहुत फेमस हुआ था। ऐसे बहुत सारे नारे हैं। लेकिन प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, फाइनल कमेंट आपका। और एक और नारा था, और एक और नारा था, अरे बोल ले तो दे उनको मारो जूते 4। ठीक है, बोले जल्दी से, क्या बोलने दे आपने तो जल्दी प्रोफेसर